टीजीटी और पीजीटी अर्थशास्त्र विषय से जो भी प्रतियोगी छात्र तैयारी कर रहे हैं, वैसे छात्रों को ध्यान में रखते हुए और जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी मंथन कार्यक्रम आज से प्रारंभ किया जा रहा है। बहुत सारे छात्र हमसे बार बार एक सवाल पूछते रहे हैं, चाहे वो जेपीएससी के छात्र हों, टीजीटी पीजीटी के छात्र हों। उनका एक सवाल बार बार रहा है कि सर, तैयारी के लिए, अर्थशास्त्र की तैयारी के लिए मेरा पहला कदम क्या हो। हम आप तमाम सभी लोगों को बताना चाहेंगे कि ये जो किताब है, 11वीं की किताब है, 11वीं अर्थशास्त्र के छात्रों के लिए है। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ये किताब है 11वीं के छात्रों के लिए। जो छात्र जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है, अगर उसको बहुत बारीकी से आप समझना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से आप कोई भी दूसरी किताब अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं या पढ़ते हैं, उससे पहले आप 11वीं के एनसीईआरटी के किताब को जरूर पढ़ लें। चलिए, हम लोग बिना समय बर्बाद किए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज हमारे साथ हमारे भतीजे सुमन जी हैं बैठे हुए साथ में, और इनके साथ हम एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है, 11वीं के एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, ये चैप्टर आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। और बहुत बारीकी से हमारा प्रयास होगा कि एनसीईआरटी इस किताब के एक एक लाइन पर हम बहुत सूक्ष्मता के साथ, बहुत बारीकी के साथ आप लोगों के साथ बातचीत करेंगे। और एनसीईआरटी 11वीं के पाठ्य पुस्तक से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं, उन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हमने एक संग्रह तैयार किया है। और यह संग्रह निश्चित रूप से जो प्रतियोगी छात्र हैं, विशेषकर जेपीएससी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी में जो छात्र लगे हैं और टीजीटी पीजीटी में जो छात्र लगे हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। थोड़ा सा हम लोग चर्चा शुरू करने के पहले सुमन जी, हम आपको बता दें कि एनसीईआरटी की ये जो किताब है, आखिर क्यों हम बार बार कह रहे हैं कि ये सिर्फ 11वीं के छात्रों के लिए ही उपयोगी नहीं है। 11वीं के छात्रों के साथ ये प्रतियोगी छात्रों के लिए एकदम ये किताब गागर में सागर है। पहले आप चीज़ों को समझिए, पूरे पाठ्यक्रम को संक्षेप में समझिए कि हम लोगों को इस किताब में जो किस नाम से है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, इस नाम से ये किताब है, ठीक है। और हम लोगों को भारतीय अर्थव्यवस्था को कहाँ से शुरू करना है समझना, तो स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर, ठीक है। मतलब स्वतंत्रता के पूर्व संध्या का मतलब है कि उन दिनों से हम लोगों को भारतीय अर्थव्यवस्था को समझना है जब भारत एक स्वतंत्र देश नहीं था, ठीक है। एकदम हम लोग अर्थव्यवस्था को वहां से समझना शुरू कर रहे हैं जब भारत एक औपनिवेशिक देश था, उपनिवेश था अंग्रेजों का। तो हम लोगों को स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, ये पहला चैप्टर है। और इसमें आज़ादी के समय या आज़ादी के पूर्व में भारतीय अर्थव्यवस्था का कृषि क्षेत्र कैसा था, विदेशी व्यापार का क्षेत्र कैसा था, जनांकीय परिस्थितियां कैसी थी, व्यवसायिक संरचना कैसा था, और आधारभूत संरचनाओं की क्या स्थिति थी, इसको बहुत बारीकी से ये चैप्टर समेटे हुए, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो चैप्टर है, यह भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से लेकर 1951 तक। ध्यान से समझिएगा, हम लोग ये चर्चा किए कि जो पहला चैप्टर है वो स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था को समझना है। आज़ादी के पहले से भारतीय अर्थव्यवस्था को के बुनियादी विशेषताओं को हम लोग देखेंगे। उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए प्लानिंग अपनाया गया। आप जानते हैं, आर्थिक नियोजन अपनाया गया। आर्थिक नियोजन का जो युग है, ये सच पूछिए तो भारतीय अर्थव्यवस्था को अगर समझना है तो आप उसको बांट लीजिए कि अंग्रेजों के आगमन के समय या अंग्रेजी शासन के समय भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा था। अंग्रेजों के जाने के बाद
मतलब जब भारत में आर्थिक विकास की सुगबुगाहट शुरू हुआ, तो आर्थिक विकास की सुगबुगाहट आर्थिक नियोजन के रास्ते से होके आगे बढ़ा। ठीक है, तो आर्थिक नियोजन से हम लोगों को यहाँ चर्चा करना है, सारी पंचवर्षीय योजनाओं को समझना है, आर्थिक नियोजन के प्रकारों को समझना है। तो दूसरा चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से लेकर 1991 तक हम लोगों को देखना है। अब एक बात जानिए कि जो तीसरा चैप्टर है इसका, यह है आर्थिक सुधार 1991 से लेकर भारतीय अर्थव्यवस्था। मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था को अगर आप बांट के पढ़िए तो आज़ादी के पूर्व, फिर 1950 या आज़ादी से लेकर के 1990 तक, और 1990 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव हुआ, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में नवीन आर्थिक सुधार किए गए। आप पढ़े हैं, भूमंडलीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, आधुनिकीकरण, ये पढ़ा हुआ है आपका, है ना। तो ये हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने वर्तमान चुनौती क्या क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था भी कौन कौन सी समस्याओं का सामना कर रही है। तो स्वाभाविक बात है, भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती निर्धनता है, गरीबी है। तो एक चैप्टर इसमें बनाया गया है निर्धनता, और निर्धनता को बहुत बारीकी से समझाया गया है। जैसे निर्धनता को कैसे मापा जाता है, किसे निर्धन हम लोग कहेंगे, निर्धनता क्यों होती है, निर्धनता का निवारण करने के लिए सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं, इन तमाम चीज़ों को इस चैप्टर में समेटा गया है। उसके बाद देखिए एक चैप्टर है भारत में मानव पूंजी का निर्माण। ठीक है, मानव पूंजी निर्माण को हम लोगों को पढ़ना है। ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट पर एक चैप्टर है, फिर बेरोजगारी पर एक चैप्टर है, आधारभूत संरचनाओं को समझना है, और पर्यावरण और धारणीय विकास को भी 11वीं की पाठ्य पुस्तक में समेटा गया है। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, भारत का उसके जो पड़ोसी देश हैं, उन पड़ोसी देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ तुलनात्मक अध्ययन भी किया गया है। तो चलिए ये हम लोग संक्षेप में चर्चा कर लिए कि अगर 11वीं की किताब को, 11वीं की NCERT का अगर मंथन किया जाए तो इसमें बहुत सारे तथ्य निकल के आएंगे। इसमें हम लोगों को भूमंडलीकरण, उदारीकरण, निजीकरण के बारे में पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियों के बारे में भी पढ़ना है, हम लोगों को धारणीय विकास के बारे में भी यहाँ पढ़ना है, और दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ तुलना भी हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, चलिए हम लोग आज स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, ये पहला चैप्टर है। इससे कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं सुमन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमने तैयार किया है, और पूरे चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, ठीक, इस सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हम संग्रह बनाए हैं। हम एक एक ऑब्जेक्टिव आपसे पूछते हैं, अगर आपको आता है तो बताइएगा, नहीं आता है तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, उसको बारीकी से समझाएंगे। जैसे उपनिवेश का मतलब आप समझते हैं, उपनिवेश का मतलब यह है कि जैसे जब भारत स्वतंत्र नहीं था तो स्वतंत्रता के पहले ये अंग्रेजों का उपनिवेश था, अंग्रेजों का शासन था यहाँ, भारत की सारी नीतियां अंग्रेज तय करते थे। ठीक है, और इस देश के संसाधनों का प्रयोग अंग्रेज अपने लाभ के लिए करते थे। तो भारत एक उपनिवेश था। सवाल यह है, पहला सवाल सुनिएगा कि औपनिवेशिक शासन के दौरान राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। हम ऑप्शन भी देंगे आपको कि औपनिवेशिक शासन काल जो था, गुलामी के दिनों में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले पहले भारतीय का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, और इनमें से कोई नहीं। बताइए। दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल सही, आप सही जवाब दिए कि गुलाम भारत में या औपनिवेशिक शासन के दौरान राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, थोड़ा सा एक जानकारी आप रखिए कि दादा भाई नौरोजी ने एक किताब लिखा था, और उनके किताब का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किताब का नाम बताइए। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किनके किताब का नाम है? दादा भाई नौरोजी का। दादा भाई नौरोजी के बारे में हम लोग क्या देखें
कि औपनिवेशिक शासन के समय या गुलाम भारत में ये राष्ट्रीय आय को निकालने का प्रयास किए थे, आकलन करने का प्रयास किए थे। कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। किस किताब में किए थे? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किस किताब में किए थे? प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस किताब में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का प्रयास किया। ठीक है, पहला प्रश्न याद हो गया आपको। चलिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। ये प्रश्न कई बार सिविल सेवा परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड किनकी सुप्रसिद्ध रचना है? बताइए। ऑप्शन देते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, सरदार वल्लभ भाई पटेल। डॉक्टर पंडित। चलिए हम आपको बता दें कि इंडिया डिवाइडेड ये प्रसिद्ध रचना भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। ठीक है, कई बार ये प्रश्न रहा है। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी को गागर में सागर कहा जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी में बहुत सारे तथ्य हैं। अगर आप सचमुच में चाहते हैं कि हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें तो आपका पहला स्टेप हो कि बहुत बारीकी से आप एनसीईआरटी को पढ़ें। ठीक है, एक एक लाइन पढ़ें। और हमने प्रयास किया है कि एनसीईआरटी से, इसके हर चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हमने संग्रह तैयार किया है और सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। चलिए हम एक बार चर्चा आगे बढ़ाने के पहले जो दो प्रश्न आपसे पूछे हम फिर से पूछना चाहते हैं। पूछा जाए। बताइए, औपनिवेशिक शासन के दौरान राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। चलिए बहुत अच्छा। बताइए, इंडिया डिवाइडेड किनकी सुप्रसिद्ध रचना है? इंडिया डिवाइडेड किनकी सुप्रसिद्ध रचना है? अभी हम लोग तुरंत देखे थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न पर आ रहे हैं। आया जाए। तीसरा प्रश्न है कि जिस समय भारत गुलाम था, गुलामी के दिनों में बंगाल में एक भीषण और संहारक अकाल आया था। ठीक है, बंगाल की सर्वाधिक भीषण एवं संहारक अकाल का वर्ष कौन सा था? 1943। बिल्कुल सही, आप एकदम सही जवाब दिए हैं कि बंगाल की सर्वाधिक भीषण एवं संहारक अकाल का वर्ष था 1943। ठीक है, तीन प्रश्न आप बता दिए। इंडिया डिवाइडेड किनकी प्रसिद्ध रचना है? इंडिया डिवाइडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इंडिया डिवाइडेड किनकी सुप्रसिद्ध रचना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। औपनिवेशिक शासन के दौरान राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की किताब का नाम बताइए। प्योरिटी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। चलिए बताइए, इंडिया डिवाइडेड किनकी प्रसिद्ध रचना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए, बंगाल में सर्वाधिक भीषण एवं संहारक अकाल का साल कौन सा था? 1943। चलिए एक प्रश्न है, हमने एनसीईआरटी को खंगालने के क्रम में इन प्रश्नों को संग्रहित किया है। प्रश्न है, उत्तर भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे माना जाता है? फिर से क्वेश्चन सुनिए। उत्तर भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक, भूमि में जो टैक्स लगाया गया, इस व्यवस्था का प्रवर्तक या इस व्यवस्था को लाने वाले किसे माना जाता है? हम आपको ऑप्शन देते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है, विलियम बेंटिक को माना जाता है, मार्टिन बर्ड को माना जाता है, हार्ट मैकेंजी को माना जाता है। मार्टिन बर्ड को बिल्कुल सही जवाब है। तो जो लोग वीडियो क्लास के माध्यम से भी आज क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, सारे लोग इन प्रश्नों को अपने पास उतारें, इन प्रश्नों का संग्रह अपने पास रखें। हम जो एनसीईआरटी मंथन कार्यक्रम के तहत जो प्रयास कर रहे हैं उसमें ऑब्जेक्टिव वाइज पूरे चैप्टर को खंगालने का काम करेंगे। एक भी प्रश्न न छूटे, ये मेरा प्रयास होगा। चलिए प्रश्न था
उत्तर भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे माना जाता है? मार्टिन बर्ट को माना जाता है। चलिए हम लोग 5वें प्रश्न पर आ रहे हैं। एक प्रश्न है, महालवाड़ी भूधारण प्रणाली सर्वप्रथम किसके द्वारा लागू की गई थी? प्रश्न सुनिएगा, महालवाड़ी भूधारण प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा लागू की गई थी? ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, कॉर्नवालिस, डलहौजी और हाल्ट मैकेंजी। लॉर्ड विलियम बेंटिक। बिल्कुल सही जवाब। महालवाड़ी भूधारण प्रणाली किसके द्वारा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लागू की गई थी। थोड़ा सा इस संदर्भ में हम लोग चर्चा कर लें कि ये महालवाड़ी व्यवस्था क्या था। महालवाड़ी व्यवस्था समझने के पहले आप ये जानिए कि अंग्रेजों के समय में भारत में 3 तरह की भूमि से संबंधित व्यवस्थाएं थी। ठीक है, अंग्रेजों के समय में भारत में 3 तरह की भूमि व्यवस्थाएं थी। कौन कौन व्यवस्था था? तो पहला व्यवस्था था जमींदारी, ठीक, दूसरा महालवाड़ी, दूसरा बोलिए महालवाड़ी, और तीसरा था रैयतवाड़ी। चलिए एक बार फिर से हम आपको पूछते हैं, आप बताइए स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर या अंग्रेजों के समय में भारत में भूमि व्यवस्थाओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया। कौन कौन? जमींदारी, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी। ठीक, जमींदारी आप जानते होंगे शायद। जमींदारी का क्या मतलब है कि अंग्रेज चाहते थे कि एक वर्ग ऐसा हो जो अंग्रेजों की भक्ति करे और अंग्रेजों में निष्ठा रखे। ठीक है, या अंग्रेजी साम्राज्य की भक्ति करे और अंग्रेजी साम्राज्य को यहाँ मजबूत करने में, पैर पसारने में मदद करे। ठीक, तो ये करने के लिए अंग्रेजों को पता था कि किसी खास वर्ग को जब लाभ पहुंचाएंगे अंग्रेज, जिस वर्ग को फायदा होगा तो वही वर्ग न अंग्रेजों को मदद करेगा। तो अंग्रेजों ने भूमि से संबंधित एक व्यवस्था लागू किया, जिस व्यवस्था को हम लोग कहते हैं जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था के संदर्भ में हम आपको बता दें, हम तीनों व्यवस्था पर आएंगे। जमींदारी, दूसरा महालवाड़ी और तीसरा रैयतवाड़ी। ठीक, पहला जमींदारी। जमींदारी के संदर्भ में जानिए, हम लोग अभी देखे अंग्रेज क्या चाहते थे कि एक वर्ग भारत में ऐसा तैयार हो जाए जो अंग्रेजों की चाटुकारिता करे। एक वर्ग भारत में ऐसा तैयार हो जाए जो अंग्रेजों की भक्ति करे। ठीक है, इसके लिए इन लोगों ने जमींदारी सिस्टम को शुरू किया। जमींदारी सिस्टम ये था कि भारत में जो जमीन है उसे लगान लेने की जिम्मेवारी, टैक्स लेने की जिम्मेवारी दे दिया गया जमींदारों को। ठीक, मतलब जो काश्तकार था, जो जमीन को जोतता था, उसको हम लोग काश्तकार कहते हैं। काश्तकार और सरकार के बीच की जो कड़ी था वो जमींदार था, या सिंपल तरीके से आप कहिए तो एजेंट था, दलाल था। ठीक है, वो बिचौलिया था। किसके बीच में बिचौलिया था? सरकार और काश्तकारों के बीच में वो बिचौलिया का काम करता था। काश्तकारों से वो लेता था लगान, रेंट लेता था, और रेंट लेकर के वो अंग्रेजों को पहुंचाने का काम करता था। ठीक, अब जमींदारी सिस्टम लाने का काम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। जमींदारी सिस्टम कौन लाया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब लाया? तो 1793 में लाया। बताइए, जमींदारी सिस्टम सबसे पहले कौन लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब? 1793 में। 1793 में। और एक बात जानिए कि जमींदारी भी जो था ये 2 तरह का था। जमींदारी बंदोबस्त या जो जमींदारी सेटलमेंट है वो 2 प्रकार के थे। इसके 2 रूप थे। कौन कौन? एक अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, और दूसरा अस्थाई बंदोबस्त, टेम्पोररी सेटलमेंट। जमींदारी बंदोबस्त को कितने वर्गों में बांटा गया? कौन कौन? परमानेंट और टेम्पोररी। ठीक, अस्थाई और अस्थाई। जो अस्थाई बंदोबस्त था वो क्या था? अस्थाई बंदोबस्त का मतलब हुआ कि लगान हमेशा के लिए तय कर दिया जाता था। अस्थाई बंदोबस्त में क्या होता था? लगान हमेशा के लिए तय कर दिया जाता था। और ये अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू था? तो बंगाल में लागू था, उत्तरी मद्रास में लागू था और बनारस में लागू था। याद हो रहा है?
हम फिर से पूछते हैं, आज़ादी के समय या आज़ादी के पूर्व भारत में 3 तरह की भूमि प्रणाली थी, भूमि व्यवस्था था, जमींदारी, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी। क्लियर? जमींदारी प्रथा लाने का श्रेय किसे है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को। कब? 1793 में। कब? 1793 में। उसके बाद बताइए, जमींदारी बंदोबस्त को कितने वर्गों में बांटा गया? कौन कौन? परमानेंट और टेम्पोररी। परमानेंट में क्या होता था? इसमें लगान हमेशा के लिए तय कर दिया जाता था, निर्धारित कर दिया जाता था। और कहाँ कहाँ ये प्रणाली लागू था? तो बंगाल में था, उत्तरी बंगाल में लागू था, उत्तरी मद्रास में लागू था, बनारस में लागू था। ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त के बारे में जानो कि जो अस्थाई बंदोबस्त है, इसके अंतर्गत अलग अलग राज्यों में ये 20 से 40 वर्षों तक के लिए, कितने समय के लिए? 20 से 40 वर्षों तक के लिए लगान तय कर दिया गया था। ठीक है। ये कहने के लिए अस्थाई था, लेकिन 20 साल से लेकर 40 साल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो बताइए 40 साल में एक आदमी की जीवन बीत जाता है कि नहीं? 40 साल एक बहुत लंबा समय होता है कि नहीं? इसलिए कहने के लिए अस्थाई था, लेकिन ये अस्थाई ही था। ठीक। तो हम लोग देख लिए जमींदारी सिस्टम कब आया? 1793 में। फिर से बोलो, 1793। कौन लेके आया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्लियर? कब? 1793। जमींदारी बंदोबस्त को कितने वर्गों में बांटते हैं? 2। कौन कौन? टेम्पोररी। ठीक। अस्थाई अस्थाई। अब चलो महलवाड़ी भूधारण प्रणाली के बारे में हम लोग समझते हैं। महलवाड़ी भूधारण प्रणाली है क्या? इसमें क्या था कि जो जमीन था, उस जमीन पर पूरे गांव के लोगों का अधिकार था। ठीक है, पूरे गांव के सारे लोगों का अधिकार था। और जो बंजर जमीन भी था, उस बंजर जमीन पर भी ग्राम समुदाय का मालिकाना हक होता था। ठीक है। गांव में कोई अगर बंजर जमीन है, तो उस जमीन का मालिक कौन होता था? गांव के लोग। ठीक है। और पूरे गांव के लिए लगान उस जमीन का तय कर दिया जाता था। जो महलवाड़ी भूधारण प्रणाली है, इसमें हम लोग ये देखे कि भूमि पर गांव के समुदाय का स्वामित्व होता था, पूरे गांव के लोगों का अधिकार होता था। और बंजर जमीन की भी हम लोग बात किए, बंजर जमीन पर भी गांव के लोगों का अधिकार होता था। और रेंट कौन देते थे? तो पूरे गांव के लोग मिलकर देते थे। ये था महलवाड़ी व्यवस्था। और रैयतवाड़ी क्या था जी? रैयतवाड़ी प्रथा का मतलब ये था कि जमीन का जो मालिक है वो निजी व्यक्ति होता था, और उस जमीन का मालिक वो व्यक्ति तब तक बना रहता था जब तक कि वो सरकार को लगान दे रहा होता था, रेंट दे रहा होता था। क्लियर? जमीन की व्यवस्था कितने वर्गों में बांटा गया था? 3। कौन कौन? रैयतवाड़ी, पहला हम लोग देखे जमींदारी, दूसरा हम लोग देखे महलवाड़ी, और तीसरा देखे रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी में जमीन का मालिक कौन होता था? कोई निजी व्यक्ति। ठीक। और रैयतवाड़ी में क्या चर्चा किया गया था? जब तक वो व्यक्ति टैक्स दे रहा है, उस जमीन का वो मालिक, कोई उसको बेदखल तब तक कर नहीं सकता है। महलवाड़ी में हम लोग क्या चर्चा किए? गांव की जमीन का मालिक गांव के सारे लोग होते थे। ठीक। और जमींदार के बारे में ये देखे, वो बिचौलिया था, काश्तकार और सरकार के बीच का वो बिचौलिया था। लेकिन देखो, जब आज़ादी भारत में आई 47 में, तो आज़ादी के बाद जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास किया गया। जो भूमि सुधार से संबंधित जो कार्यक्रम चलाए गए, उसमें जमींदारी सिस्टम को, मध्यस्थता वाला जो प्रणाली था, जो बिचौलिया वाला प्रणाली था, इसको समाप्त करने की बात किया गया। और एक बात जानो, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है, बिचौलियों का उन्मूलन करने के लिए सबसे पहला अधिनियम 1948 में मद्रास में बना। कई बार प्रश्न यहाँ से रहता है कि जमींदारी को समाप्त करने के लिए, बिचौलियों को समाप्त करने के लिए पहला अधिनियम, पहला कानून कब बना? 1948 में। कहाँ बना? मद्रास। कब बना? 1948। कहाँ बना? मद्रास। बिचौलियों को समाप्त करने के लिए सबसे पहला कानून मद्रास में बना। कब बना? 1948 में। बताओ, स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर या गुलामी के दिनों में भारत में भूमि व्यवस्था को कितने श्रेणी में बांटा गया? 3। जमींदारी, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी। क्लियर? अब चलो हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं, रिपीट करना चाहिए। पहला प्रश्न था, औपनिवेशिक शासन के दौरान राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। बिल्कुल सही जवाब।
इंडिया डिवाइडेड किनकी प्रसिद्ध रचना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही। बंगाल में सर्वाधिक भीषण और संहारक अकाल का वर्ष कौन सा था? 1943। बिल्कुल सही, 1943। उत्तर भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे माना जाता है? मार्टिन बर्ड को। फिर से, उत्तर भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे माना जाता है? मार्टिन बर्ड को। महालवाड़ी भूधारण प्रणाली के बारे में हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे। महालवाड़ी भूधारण प्रणाली क्या था? कि गांव की जमीन का मालिक गांव के लोग होते थे और उसका रेंट देने का जिम्मेवारी गांव के लोगों की होती थी। ठीक है, बताओ महालवाड़ी भूधारण प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा लागू किया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर से बोलो, लॉर्ड विलियम बेंटिक। महालवाड़ी भूधारण प्रणाली सबसे पहले कौन लागू किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और कब किया ये भी जान लो। महालवाड़ी भूधारण प्रणाली सबसे पहले 1833 में। कब? 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा आगरा एवं अवध में लागू किया गया था। फिर से बताओ, महालवाड़ी भूधारण प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। कब? 1833 में आगरा में और अवध में लागू किया गया था। ठीक। महालवाड़ी प्रणाली क्या है ये समझते हो? गांव की जमीन का मालिक पूरे गांव के लोग होते थे। ठीक। चलो अब अगला प्रश्न ये है, हम लोग अभी तक 5 प्रश्न देखे, 5 याद हो गया? अच्छा बताओ, जमींदारी सिस्टम भारत में कब आया? 1793। बिल्कुल सही। 1793 में कौन? कॉर्नवालिस। ठीक, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक। चलो अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है, औपनिवेशिक शासन के दौरान, मतलब जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, भारत एक उपनिवेश था, औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीयों द्वारा किए गए राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे माना गया है? डॉक्टर V.K.R.V. रॉय। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीयों द्वारा किए गए राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के आकलनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है किनके आकलन को? डॉक्टर V.K.R.V. राव के आकलन को। ठीक, तो हम लोग 6 प्रश्न देखे। देखो 7वां प्रश्न है, कई बार कमीशन में पूछा गया है। एनसीईआरटी को आप सामान्य किताब नहीं समझिए। ठीक है, एनसीईआरटी के किताबों का मैंने लाइन बाय लाइन अध्ययन किया है और जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, मुख्य रूप से सिविल सेवा परीक्षा और टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है, उसमें एनसीईआरटी से एकदम डायरेक्ट प्रश्न कई बार रहे हैं। इसलिए अगर आप सपना संजोए हैं कि हमको जेपीएससी की तैयारी करना है, यूपीएससी की तैयारी करना है, तो पहला काम तो बाबू ये करो कि एनसीईआरटी के किताब को बारीकी से पढ़ो। ये गागर में सागर है, ये बात हम हमेशा बोलते हैं। चलो अगला प्रश्न है, द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया किस विद्वान की रचना है? फिर से सुनो, प्रश्न है द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये किताब है, इस किताब के लेखक कौन है? हम ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन है B.H. बेडेन पावेल, B.H. बेडेन पावेल, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। B.H. बेडेन पावेल। बिल्कुल सही। द लैंड सिस्टम ऑफ इंडिया, द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इस किताब के लेखक हैं B.H. बेडेन पावेल। एक बात जान लो कि भारत में भूमि व्यवस्था को अगर समझना है तो ये किताब सहायक हो सकता है। कौन सा किताब? द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक, कौन लिखे थे? डॉक्टर B.H. बेडेन पावेल। फिर से बोलो, B.H. बेडेन पावेल। ठीक, चलो 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, महालवाड़ी व्यवस्था का प्रथम प्रस्तावक कौन था? हम लोग महालवाड़ी व्यवस्था अभी देखे थे कि महालवाड़ी भूधारण प्रणाली सबसे पहले किसने लागू किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कब? 1833 में। बोलो फिर से। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1833 में कहाँ लागू किया था? आगरा और अवध में। अवध में, बिल्कुल सही। अच्छा, प्रश्न थोड़ा सा घुमा दे कि महालवाड़ी व्यवस्था का प्रथम प्रस्तावक कौन था?
लागू किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, लेकिन इसकी पहली बार वकालत किए थे हाल्ट मैकेंजी ने। याद रहेगा, हाल्ट मैकेंजी ने। कब? तो इस व्यवस्था के प्रतिपादक जो हैं, हम लोग देखें, इस व्यवस्था के प्रतिपादक हाल्ट मैकेंजी हैं। लागू किया था विलियम बेंटिंक ने, लेकिन महालवाड़ी व्यवस्था के प्रतिपादक हैं हाल्ट मैकेंजी। ठीक। और महालवाड़ी व्यवस्था का मतलब जानते हो कि गांव का जमीन का मालिक गांव के सारे लोग होते हैं। ठीक। तो महालवाड़ी व्यवस्था का प्रथम प्रस्तावक कौन था? प्रथम प्रस्तावक हाल्ट मैकेंजी। हाल्ट मैकेंजी। चलो 9वां प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी भी कहते हैं, रैयतवाड़ी भी कहते हैं। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया? तो जान लो, टॉमस मुनरो ने लागू किया। ठीक। टॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी व्यवस्था कौन लागू किया? टॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी व्यवस्था कौन लागू किया? टॉमस मुनरो ने लागू किया। कौन? टॉमस मुनरो। तो आज हम लोग 10 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। 10वां प्रश्न है, जमींदारी व्यवस्था किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में। क्लियर? जी। हम क्या 10 प्रश्न अगर फिर से पूछ लें तुमसे, तो क्या 10 प्रश्नों का फटाफट जवाब दे दोगे? बिना समय बर्बाद किए हम प्रश्न पूछे, तुम जवाब देते चलो। ठीक। चलो बताओ, औपनिवेशिक शासन के दौरान राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। बिल्कुल सही। इंडिया डिवाइडेड किनकी सुप्रसिद्ध रचना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल सही। बंगाल की सर्वाधिक भीषण एवं संहारक अकाल का वर्ष कौन सा था? 1943। 1943। बताओ, उत्तर भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे माना जाता है? मार्टिन बर्ड। मार्टिन बर्ड को। सही जवाब है। महालवाड़ी भूधारण प्रणाली सबसे पहले कौन लागू किए थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कब लागू किए थे? 1833 में। कहाँ लागू किए थे? आगरा और अवध। बिल्कुल सही। औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीयों द्वारा किए गए राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय के आकलनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे माना जाता है? डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव। डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव। चलो बताओ, 7वां प्रश्न, द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया किस विद्वान की रचना है? द लैंड सिस्टम ऑफ B.H. बेडेन पावेल। फिर से बोलो, B.H. बेडेन पावेल। चलो बताओ, महालवाड़ी व्यवस्था का प्रथम प्रस्तावक कौन था? लॉर्ड विलियम हाल्ट मैकेंजी। हाल्ट मैकेंजी। फिर से सुन लो, महालवाड़ी व्यवस्था का प्रथम प्रस्तावक कौन था? हाल्ट मैकेंजी। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था? लॉर्ड विलियम। रैयतवाड़ी टॉमस मुनरो। टॉमस मुनरो। टॉमस मुनरो।